हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि छत्तीसगढ़ की थ्योरी की क्लास हम देख रहे थे और छत्तीसगढ़ की थ्योरी की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हमारे 5 नंबर की तैयारी पहले हो चुकी है। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में कूदे और छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में कूदने के बाद छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, मिट्टी, जलवायु, अब उसके बाद नदियां पढ़ रहे हैं। नदियों के बाद हम परियोजनाएं पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, खनिज उद्योग ऐसे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही आपका छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो 5 नंबर लोक कला एवं संस्कृति से तैयार हो गया, 10 नंबर आपका ज्योग्राफी से तैयार हो जाएगा, 10, 5, 15 नंबर थ्योरी की तैयारी हो जाएगी आपकी। देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग बार बार पूछ क्या रहे हैं, सर आप जितना पढ़ा रहे हो क्या हमारे लिए सफिशिएंट है। मैं सही बताऊँ तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये कंपटीशन अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपने उतना अच्छे से कर लिया तो आप सीजी पुलिस, सीजी व्यापम, इवन पीएससी के लिए भी आप प्री अगर आप देंगे, अभी जो होने वाला है प्री, उसमें भी आप देखेंगे कि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इतना तैयारी करके मैंने पीएससी क्वालिफाई किया है भाई। तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें सीजी पुलिस का जो पेपर रहता है उसका लेवल एकदम टफ तो रहता नहीं है, मीडियम रहेगा या फिर इजी रहेगा। तो जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ उतनी चीज़ें आप पहले कर लो, ठीक है। और ये चीज़ें आप पूछना बंद कर दो कि सर जितना आप करा रहे हो उससे मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। पहले आप इतनी चीज़ें कर लो। अगर आप जब इतनी चीज़ें कर लोगे उसके बाद आपको लगे कि हाँ यार मैं कहीं कम कर रहा हूँ, तब उसके बाद अलग से एक्स्ट्रा करना। उसके पहले एकदम देखिए, हाय तौबा मचाने से कोई फायदा नहीं है। आप हाय तौबा मचाते रह जाओगे, लास्ट में आपको एग्जाम हॉल में पता है, हो सकता है आपने एग्जाम नहीं दिया होगा या फिर एक आध दो एग्जाम दिए होंगे। मैं बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ। होता है क्या है, जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमें कोई चीज़ याद नहीं आता और हमें क्या लगता है, अरे यार मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, क्यों याद नहीं आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि हम लोग है तौबा में ही बचे रहते हैं। यार अगर चीज़ें सोचो कि अगर हमें याद रहने लग जाए तो हम मोटी मोटी बुक पढ़ लें जिसमें सब कुछ रहता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है और उसे बार बार पढ़ना है, 50 बार। मैंने यही चीज़ और यही लॉजिक आपको बताता हूँ। अगर मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, कई एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उसका रीज़न यही था कि मैंने केवल लूसेंट, जो आप लूसेंट जिसको आप बोलते हैं कि क्या लूसेंट से कवर हो जाएगा, अरे भाई लूसेंट पढ़ के मैंने पीएससी निकाला है। मैंने एसआई का प्री, एसआई का मेंस लूसेंट पढ़ के निकाला है भाई। तो आप लोग बोलते हो यार कि लूसेंट पढ़ के हो पाएगा, अरे हो पाएगा भाई, लूसेंट ही पढ़ लो बस। लेकिन आप लोग क्या करोगे पता है, लूसेंट भी पढ़ोगे, अपने नोट्स भी पढ़ोगे, कहीं की और पीडीएफ पाओगे वहाँ से भी पढ़ोगे, और कोई दूसरी बुक उठाओगे वो भी पढ़ोगे, और 4-5 चीज़ पढ़ोगे। लास्ट में क्या होगा, लूसेंट से ही क्वेश्चन आएगा और आपसे नहीं बनेगा। इसलिए एक बात मानिए, लूसेंट बुक पकड़िए या तो उससे पढ़िए। इसके अलावा अगर आपको लगता है प्रतियोगिता सारांश मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है, तो प्रतियोगिता सारांश जो बुक है टूटेज एकेडमी की, उसको ही पढ़ सकते हैं। जो भी बुक आपको अच्छी लगती है एक ही बुक पकड़िए और उसे ही पढ़िए भाई, है ना। 50 बुक मत पढ़िए, नहीं तो धोखा खाओगे, आप खाओगे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा, सोनगंगा और महानदी अपवाह तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अगर आप 2018 का पेपर उठा के देखेंगे, 2018 का पेपर जो है उसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ क्वेश्चन आया हुआ था। 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे इसी अपवाह तंत्र से। कौन कौन से, पहला तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है। आप देख लीजिए पेपर, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, एक ही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। और प्राकृतिक स्वर्ण कौन सी नदी में पाए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से सोना कौन सी नदी में मिलता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और खूंटा घाट बांध कौन सी नदी पे है, क्या खूंटा घाट बांध कौन सी नदी पे है। ये 3 क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में आए थे, केवल एक टॉपिक नदी टॉपिक से। तो हमें जो नदी टॉपिक में मैं जो जो चीज़ें करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप ध्यान से जल्दी करते जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र। क्या चीज, अपवाह तंत्र। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उस पर बहुत कुछ मैटर करेगा। लास्ट जितने मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, अगर वो चीज़ें आती रहेंगी तो अपवाह तंत्र को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अपवाह तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। अपवाह तंत्र बोल दीजिए या फिर नदियाँ बोल दीजिए, बात एक ही है। देखिए,
जब हमने पर्वत पठार पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जो नदियाँ होती हैं वो नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो पर्वत और पठार से ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पानी गिरेगा, ये हो गया पर्वत, यहाँ पे पानी गिरेगा तो यहाँ पे स्टोर हो नहीं पाएगा, पूरा का पूरा पानी ऐसे बह जाएगा। लेकिन अगर यहीं का खेत रहता तो क्या होता, पानी गिरता लेकिन खेत में सूख जाते हैं, है ना। तो पर्वत और पठारों से ही ज़्यादातर नदियाँ निकलती हैं। ये पर्वत पठार इतना ही बड़ा नहीं रहता, बहुत बड़े एरिया में ये फैला होता है, तो इसीलिए पर्वत पठारों से ही नदियों का उद्गम होता है। ऐसा समझ चलिए। उसके बाद आपको याद क्या रखना है, पहली चीज़ कि जो हमारे एग्जाम में पूछता क्या क्या है, पहली चीज़ कि पर्वत, कौन सी पर्वत या कौन से पठार से इस कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, कौन से पर्वत या पठार से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, पहला ये पूछेगा। दूसरा, नदियां हैं, जैसे ये नदी, एक नदी इधर से एक नदी इधर से, ये तीन नदी आके मिल गई कहीं पे, तो इनका संगम स्थल पर कौन सा जगह है। ये जो नदियां हैं, इन नदियों का संगम जहाँ पे हो रहा है, मिलाप कहाँ पे हो रहा है, तो वो उस जगह का नाम पूछ लेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या पूछेगा, तीसरी चीज़ पूछता है जो ये नदियाँ हैं, ये नदियों में हम लोग क्या करते हैं, डैम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, डैम बना दिए, पानी को रोके, पानी को रोक दिए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से पानी, अगर मान लीजिए आपका गांव है, ये आपके गांव में पानी पहुंचा दिए, ठीक है, तो ये नहर के थ्रू यहाँ पे पानी पहुंचा दिए। तो ये जो डैम बनाए जाते हैं, डैम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना या फिर बांध है, बांध के बारे में क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आप देखते होंगे, जब इतिहास पढ़े होंगे आपने, तो इतिहास में देखा होगा कि जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी शहर है, जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, सारे नगर कहाँ पे विकसित हुए हैं, तो सारे नगर आप देखेंगे या तो समुद्र के किनारे हैं या तो नदी के किनारे हैं। ऐसा है क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जो नगर के लोग हैं, ज़्यादा लोग रहेंगे, उनको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी की ज़रूरत पूरा कौन करेगा, या तो नदी पूरा करेगा या तो समुद्र पूरा करेगा। जहाँ पे पानी ही नहीं रहेगा वो रेगिस्तान हो जाएगा और वहाँ पे कोई रहेगा नहीं। तो इतनी चीज़ें, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं किस कौन कौन से अफवाह तंत्र के बारे में, सोन गंगा अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र। अब अफवाह तंत्र में अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो अफवाह तंत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए अफवाह तंत्र होता क्या है। मान लीजिए एक नदी यहाँ से निकली, कौन सी, राजू एक नदी हो गई, ठीक है, एक राजू ये नदी हो गई जो यहाँ से निकली। अब उसके बाद यहाँ से एक छोटी सी नदी आ गई मोहन, यहाँ से एक नदी आ गई सोहन, है ना, यहाँ से एक नदी आ गई फूल कुमारी, ठीक है, ये तीन नदियाँ हो गई। लेकिन ये जो राजू नदी है ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे फेमस यहाँ की, ठीक है, और इसमें जो छोटी छोटी नदी आके मिल जा रही हैं, तो इसको हम लोग पता है क्या बोल देंगे, राजू अपवाह तंत्र। क्या बोल देंगे, राजू अपवाह तंत्र, ठीक है। जो मेन नदी रहेगी उसमें जिस जिस एरिया का पानी आएगा, जिस जिस नदी का पानी आ जाएगा, तो उस मेन नदी के नाम पे ही अपवाह तंत्र का नाम रख दिया जाता है। इसी में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। एक है सोन नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी अपवाह तंत्र, और दूसरी है महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र। मतलब ये जो सोन नदी अपवाह तंत्र है, इसमें कौन कौन सी नदी ऐसी छोटी, सोन नदी मेन नदी हो जाएगी और उसमें छोटी छोटी सी नदियां ऐसी मिलती जाएंगी। तो जितने एरिया का पानी आएगा उसे हम बोलेंगे सोन नदी अपवाह तंत्र। फिर ऐसी महानदी हो जाएगी, महानदी में भी ऐसी छोटी छोटी नदियां मिलती जाएंगी, और जितने एरिया का पानी आ जाएगा उसे बोलेंगे महानदी अपवाह तंत्र। बस इतनी ही चीज़ें हमें पढ़ना है। तो चलिए सोन नदी अपवाह तंत्र की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आप मेनली देखेंगे तो 5 अपवाह तंत्र हैं, 5 अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र की मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, डेफिनेशन मैंने आपको बताया है। क्या, जिस जिस एरिया जो मेन नदी रहेगी उसमें छोटी छोटी नदी आके मिल जाएंगी, वही एक अपवाह तंत्र बन जाता है। तो वैसे ही आप देखेंगे, हमने क्या देखा था, जब पर्वत पठार पढ़े थे तो यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत पठार है, इधर पर्वत पठार है, और यहाँ पे छोटे छोटे पर्वत पठार। जहाँ पे पर्वत पठार रहेंगे वहीं से नदी निकलेगी। इधर बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, वो सारी नदियाँ किस में मिल जाती हैं, तो सोन नदी में मिल जाती हैं। किस में, सोन नदी में मिल जाती हैं। तो उत्तर छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं सोन नदी में मिल जाएंगी। अब ये जो दक्षिण छत्तीसगढ़ की नदियां हैं वो सारी किस में मिल जाती हैं,
तो गोदावरी में मिल जाती हैं। किसमें? गोदावरी में। इसे हम बोलते हैं गोदावरी या फिर इंद्रावती अपवाह तंत्र। ठीक है, इंद्रावती या फिर गोदावरी अपवाह तंत्र इसे बोलते हैं। और जो बीच की नदियां हैं, ये जो बीच आपको दिख रहा होगा, ये बीच की जो नदियां हैं वो किस में मिलेंगी? महानदी में। तो इसे हम बोलते हैं महानदी अपवाह तंत्र। उसके बाद ये वाला एरिया आपको दिखेगा, यहाँ पे छोटा सा एरिया है, यहाँ का कुछ कुछ पानी कहाँ जाता है? तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में जाता है। ब्राह्मणी नदी जो कि झारखंड पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ब्राह्मणी नदी जो नदी है, ब्राह्मणी नदी, इसमें भी थोड़ा सा पानी, कुछ कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि ब्राह्मणी नदी में मिल जाती हैं। तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र भी है। और एक लास्ट है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, इसका भी उद्गम होता है कहाँ से? अमरकंटक से इसका उद्गम हो जाता है। तो छोटी एक कुछ कुछ नदियां हैं जो कि राजनांदगांव का वर्धा ये इलाके से निकलती हैं और जाके नर्मदा नदी में मिल जाती हैं। तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र भी है। कितने अपवाह तंत्र? 5 अपवाह तंत्र हैं। कौन कौन से? सोन नदी, ब्राह्मणी, नर्मदा, महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र। ये 5 अपवाह तंत्र हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, तो महानदी अपवाह तंत्र। महानदी में आप देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ का 56% एरिया का पानी महानदी अपवाह तंत्र में जाता है। कितने प्रतिशत एरिया का? 56% एरिया का पानी महानदी अपवाह तंत्र में जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र में हमारे छत्तीसगढ़ का 28% एरिया का पानी जाता है। ठीक है, जो साउथ का है, साउथ छत्तीसगढ़ का 28% पानी जो है वो कहाँ जाता है? गोदावरी अपवाह तंत्र में जाता है। उसके बाद तीसरा है सोन नदी अपवाह तंत्र। सोन नदी अपवाह तंत्र में 13% हिस्से का, अगर आप उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो उत्तर छत्तीसगढ़ का संपूर्ण पानी जो है वो लगभग सोन नदी में चला जाता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ का जो संपूर्ण पानी है वो गोदावरी अपवाह तंत्र में चला जाता है। मध्य छत्तीसगढ़ का जो पानी है वो महानदी अपवाह तंत्र में चला जाता है ना। उसके बाद चौथा है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, है ना। तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में 1% एरिया का यही छोटे से एरिया का पानी जाता है। और लास्ट है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। यहां से क्वेश्चन कम बनेगा, ब्राह्मणी और नर्मदा से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन ये 3 से क्वेश्चन बनेंगे। नर्मदा में 0.5% है ना, 0.5 मतलब आधा % एरिया का पानी जाता है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में। यही 5 अपवाह तंत्र हम पढ़ने वाले हैं। तो आज कौन कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ेंगे? सोन नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र, ये दोनों की बात करेंगे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सोन नदी अपवाह तंत्र। जो ये सोन नदी है, ये बना लेते हैं यहाँ पे एक ठो नदी, प्यारी सी नदी हो जाएगी, ये नदी हो गई। ठीक है, सोन नदी, ये जो सोन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। तो कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। किसका? सोन नदी का। इसका पुराना नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका पुराना नाम हिरण्यबाहु है। क्या है? हिरण्यबाहु। देखिए, सोन नदी यहाँ से उद्गम हो गया अमरकंटक की पहाड़ी से। ऐसे सोन नदी जाते रहता है, छत्तीसगढ़ में नहीं आता ये सोन नदी, छत्तीसगढ़ के बाहर से यूपी साइड से जाते रहता है। और लेकिन छत्तीसगढ़ की छोटी छोटी जो नदियां हैं जाके सोन नदी में मिल जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? सोन नदी अपवाह तंत्र है। लास्ट में ये गंगा में मिल जाता है। किसमें? गंगा में मिल जाता है, गंगा नदी में ये सोन नदी मिल जाती है, इसलिए हम इसे क्या बोल दिया करते हैं? सोन गंगा अपवाह तंत्र। ऐसा समझ? चलिए, अब ये जो सोन नदी है, सोन नदी में कौन कौन सी हमारे छत्तीसगढ़ की नदियां मिलती हैं उसको पढ़ेंगे बस। सबसे पहले ये हो गया बनास नदी। कौन सा? बनास नदी। बनास नदी हो गई। उसके बाद बनास नदी से ही, बनास नदी की सहायक नदी है छोटी सी, इसे हम बोलते हैं गोपद। ठीक है, बनास नदी, गोपद। उसके बाद एक और छोटी सी नदी ऐसे ही जाती है, इसमें मिल जाती है, उसका नाम क्या है? नेयूर, नेयूर नदी है।
उसके बाद और अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी ये है, इसका नाम क्या है, रिहंद नदी। देखिए सारी जो नदियां हैं वो किधर जा रही हैं, तो अपने उत्तर की साइड में, है ना, उत्तर की साइड में जाके सोन नदी में मिल जा रही हैं। ये भी उत्तर की साइड में जाएगी, ये भी उत्तर की साइड में जाएंगी। अगर हम ये देखिए यहाँ पे ये हो गया सोन नदी, ठीक है, सोन नदी ऐसे जाएगा, लेकिन जो ये वाला जो पर्वत वाला एरिया है सब इसका ढाल किधर है, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर इसका ढाल है, इसलिए जितनी भी उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियां सारी उत्तर की ओर बहते हुए सोन नदी में मिल जाती हैं। ये देखिए ये रिहंद नदी हो गया। और लास्ट नदी कौन सी, कन्हार नदी। कन्हार नदी, ये नदियां हैं, इतना ही हम पढ़ेंगे बस किसके बारे में, सोन नदी पोहा तंत्र के बारे में। कौन कौन सी, बनास, गोपद, नेउर, रिहंद और कन्हार, इतनी नदियां हैं जो कि सोन नदी पोहा तंत्र में मिलती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सोन नदी पोहा तंत्र में उसकी सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, पूछ लेगा, इनमें से एक आठों ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होने चाहिए सारे ऑप्शन, बनास, गोपद, नेउर, रिहंद और कन्हार किसकी सहायक नदियां हैं, तो सोन नदी या फिर सोन गंगा की सहायक नदियां हैं। अब बनास नदी के उद्गम के बारे में पूछ लेगा कि बनास नदी आखिर ये कहाँ से निकलती है, तो इसका जो उद्गम होता है मांझटोली पहाड़ी से। कहाँ से, मांझटोली पहाड़ी। ये जो मांझटोली पहाड़ी है, देखिए मैंने आपको पर्वत बताया है, पर्वत पठार बताया है, तो मांझटोली जो पहाड़ी है ये देवगढ़ पहाड़ी, आपको याद आ रहा है क्या, देवगढ़ पहाड़ी मैंने बताया है, वही देवगढ़ पहाड़ी के पास में ही एक उसकी शाखा है छोटी सी, मांझटोली, वही मांझटोली से ही निकलती है बनास नदी, ठीक है। तो देवगढ़ पहाड़ी में ही एक है मांझटोली जगह है, वहाँ से निकलती है बनास नदी। उसके बाद गोपद के बारे में कुछ मत याद रखिए, बस याद रखिए कि बनास की सहायक नदी है और सोन नदी में मिल जाती है। नेउर के बारे में भी कुछ मत याद रखिए, बस याद रखिए कि हाँ ये सोन नदी की सहायक नदी है और ये यहाँ पे एमपी हो जाता है और यहाँ पे छत्तीसगढ़, तो एमपी और छत्तीसगढ़ के भी थोड़ा सा यहाँ पे सीमा बना देता है, इसलिए नेउर नदी को क्या बुलाते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा बना देता है, बस हो गया। उसके बाद रिहंद नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहंद नदी के उद्गम के बारे में पहले जानिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सरगुजा जिले के, पहली बात तो सरगुजा जिले में होता है, सरगुजा जिले के कौन सी पहाड़ी से, तो छुरी मतिरंगा पहाड़ी, छुरी मतिरंगा पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी लंबाई के बारे में पूछ लेगा, इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो इसकी लंबाई कुल कितनी है, 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रिहंद नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, पहली बात तो इसका जो उद्गम होता है सरगुजा जिले से होता है, छुरी मतिरंगा पहाड़ी से होता है, और ये जो रिहंद नदी है इसको सरगुजा की जीवन रेखा बोला जाता है, किसकी, सरगुजा की जीवन रेखा भी बोला जाता है। और इसकी लंबाई 145 किलोमीटर। और इसके अलावा भी क्वेश्चन बनेगा, हाँ एक और क्वेश्चन बनता है, क्या, रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है, कौन सा बांध, रिहंद बांध। तो ये रिहंद बांध बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत बांध, गोविंद वल्लभ पंत बांध, है ना। तो इतना चीजें आपको याद रखना है, कौन सी नदी पे गोविंद वल्लभ पंत बांध बना हुआ है, तो रिहंद नदी पे, ये पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है रिहंद नदी के बारे में। उसके बाद कन्हार नदी, कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जसपुर के खुड़िया पहाड़ से, कौन से जिले से, जसपुर जिले से, कौन से पहाड़ से, तो खुड़िया पहाड़ से, खुड़िया पहाड़ से, खुड़िया पहाड़ से। अगर चोटी का नाम पूछे तो कौन सी चोटी से, तो बखोना चोटी से, बखोना चोटी। तो कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से, जसपुर के खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी से इसका उद्गम होता है। अब दूसरी चीज, जो ये कन्हार नदी है इसके बगल में एक जगह है, कौन सा जगह है, तो डीपा डीह, कौन सा, डीपा डीह एक जगह है, डीपा डीह। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इस नदी के किनारे में क्या है, डीपा डीह एक जगह है जो कि बलरामपुर में है। ये जगह कैसा है, ये पुरातात्विक जगह है, पुरातात्विक मतलब पुरानी चीजें यहाँ पे मिली हैं। तो डीपा डीह जो जगह है वो कौन सी नदी के किनारे में है, कन्हार नदी के किनारे में है और बलरामपुर जिले में ये स्थित है। बस आपको सोन नदी अपोहा तंत्र के बारे में इतनी ही चीजें पढ़नी है।
चलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। चलिए बताइए। सोन नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इसे पहले क्या बोला जाता था? तो हिरण्यबाहु बोला जाता था। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ये जाती कहाँ पे है? तो गंगा नदी में जाके मिल जाती है। आया समझ? उसके बाद सोन नदी में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है? तो बनास, गोपद, नेउर, रिहंद और कन्हार, ये नदियाँ सोन नदी में आके मिल जाती हैं। अब सोन नदी में आखिर मिलती हैं तो किधर साइड से आके मिलती हैं? तो आप देख रहे होगे कि उत्तर साइड की ओर जाते हुए ये जाके सोन नदी में मिल जाती हैं। सारी जो नदियाँ हैं सब उत्तर की साइड जा रही है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो उत्तर वाला भाग है, छत्तीसगढ़ का जो उत्तर वाला भाग है, उसका ढाल अगर पूछ ले किधर है तो उसका ढाल किधर है? उत्तर की ओर है। तभी तो उधर हमेशा जो पानी है तो ढाल की ओर तो बहता है। तो उत्तर की ओर ढाल है, इसीलिए सारी नदियाँ किसी मिल जा रही हैं? सोन नदी में मिल जा रही हैं। अब बनास नदी का उद्गम मांझटोली पहाड़ी या फिर जो कि देवगढ़ पहाड़ी में ही है, मांझटोली पहाड़ी में ही इसका उद्गम होता है किसका? बनास नदी का। फिर गोपद बनास की सहायक नदी है। फिर नेउर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। फिर रिहंद नदी सरगुजा जिले से इसका उद्गम होता है, छुरी मतिरंगा पहाड़ी से, और इसे सरगुजा की जीवन रेखा बोला जाता है। 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रिहंद नदी की लंबाई कुल कितनी है? 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और रिहंद नदी में रिहंद बांध बना हुआ है जिसे हम गोविंद वल्लभ पंत बांध बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ और यूपी के बॉर्डर पे बना हुआ है। कई बार इस पे विवाद भी इसीलिए होता रहता है। उसके बाद कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से? जसपुर जिले से। जसपुर जिले के खुड़िया पहाड़ के बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। और कन्हार नदी के बगल में डीपाडीह एक जगह है जो कि बलरामपुर में स्थित है। ये एक पुरातात्विक जगह है। इतनी चीज़ें हो गई याद। अगर याद नहीं हुई होंगी एक बार और ऐसे पढ़ लेना, और ऐसे ही आप एक पेज में डायग्राम बनाना और यही चीज़ों को बार बार पढ़ लेना बस। अब आगे देखते हैं। दूसरा है महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे? पहली बात तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ये। ठीक है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। अब जो सीधी सी बात है कि महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो सीधी सी बात है कि हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अभी महानदी के बारे में पढ़ेंगे। और महानदी में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, महानदी की जो सहायक नदियाँ और महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसी के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा महानदी अपवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी की महानदी के बारे में पढ़ लेते हैं। अब महानदी बहुत फेमस नाम। पहली बात, इसका उद्गम कहाँ से होता है? जो ये महानदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है धमतरी के सिहावा पर्वत हमने पढ़ा है पर्वत में। सिहावा पर्वत के श्रृंगी ऋषि आश्रम से। कहाँ से? श्रृंगी ऋषि आश्रम से इसका उद्गम होता है। ठीक है, धमतरी जिले के सिहावा पर्वत के श्रृंगी ऋषि आश्रम से इसका उद्गम होता है। ये जो महानदी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महानदी को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उपनाम है इसके। क्या क्या उपनाम है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। पहला, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को बोला जाता है। और कुछ बोला जाता है? हाँ, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोला जाता है इसे। छत्तीसगढ़ की गंगा भी इसे कहा जाता है। अब दूसरी चीज़ और क्या पूछता है आपके एग्जाम में? और एग्जाम में क्या पूछेगा कि जो ये महानदी अपवाह तंत्र है इसकी कुल लंबाई कितनी है? सॉरी, महानदी जो नदी है इसकी कुल लंबाई कुल कितनी है? तो इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। जो महानदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है ये। लंबी नदी, इसकी लंबाई 858 किलोमीटर। क्या ये 858 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है? नहीं, इसकी कुल लंबाई हमारे सिहावा पर्वत से निकलती है ये और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ये कुल कितनी बहती है? तो छत्तीसगढ़ में केवल ये 286 किलोमीटर बहती है।
286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, लेकिन ओवरऑल इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में ये महानदी बहती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। इतनी चीज़ें तो आपको पता ही हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में एक चीज़ और पूछता है कि जो ये महानदी है इसको पुराने टाइम में क्या बोला जाता था। जो ये महानदी है इसके पुराने नामों के बारे में पूछ लेता है। पुराने नाम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो महानदी का पुराने नाम क्या बोलते थे, आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। पी के सूरज ने डी सी बना, है ना, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। मैंने एक ही बार ऐसे ही याद किया है और हमेशा से याद रहता है। पी के मतलब, पी मतलब हो गया प्राचीन काल। प्राचीन काल में इसे कनक नंदिनी बोलते थे। जो महानदी है इसको क्या बोलते थे, कनक नंदिनी बोलते थे। उसके बाद सतयुग, ऐसा से हो, ऐसे हो गया सतयुग, और सतयुग में इसे नीलोत्पला बोलते थे। क्या बोलते थे, नीलोत्पला। और डी से हो गया द्वापर युग। द्वापर युग में इसे क्या बोला जाता था, चित्रोत्पला बोला जाता था, चित्रोत्पला। और लास्ट हुआ हमारा वर्तमान। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं हम, तो वर्तमान में महानदी बोलते हैं। वर्तमान में इसे महानदी बोलते हैं। ये जो महानदी है ऐसे कैसे इसका नाम रख दिए, जिसके नाम रखने के पीछे रीजन क्या है, जो हमने पढ़ा है अभी, सिहावा पर्वत के श्रृंगी ऋषि आश्रम से इसका उद्गम होता है। तो जो श्रृंगी ऋषि रहा करते थे इनकी एक शिष्या थी, एक शिष्या का नाम क्या था, महानंदा। शिष्या का नाम महानंदा था, वही महानंदा के नाम पर रख दिए महानदी नाम, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको महानदी के बारे में पढ़ना है। अब हम इसके अपवाह तंत्र के बारे में देख लेते हैं एक बार। चलिए पहले महानदी बना लेते हैं हम। ये महानदी हो गई। महानदी का उद्गम मैंने बताया आपको, धमतरी के सिहावा पर्वत के श्रृंगी ऋषि आश्रम से इसका उद्गम होता है। अब ये लास्ट में जाके किससे मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में बहती है, फिर उड़ीसा में बहती है, और उड़ीसा में बहते हुए लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कुल कितनी है, तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक नदियाँ, पहले देखते हैं कि दक्षिण की ओर से कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं और उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। दक्षिण की ओर से पहली जो नदी है इसकी वो है दूध नदी। कौन सी, दूध नदी। दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर जिला, मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर जिला से इसका उद्गम होता है। बाकी चीज़ें आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। दूध नदी दक्षिण से आके मिलती है, किस में मिलती है, तो महानदी में मिलती है, और मलाज कुंडम की पहाड़ी से ये निकलती है। उसके बाद दूसरी जो नदी है वो कौन सी है, पहली हो गई सोंढूर नदी, और एक है पैरी नदी। ये दो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दक्षिण से ही आके मिलती हैं। उसके बाद है सूखा नदी। दक्षिण की ओर से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं देखते जाइएगा, दूध नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी, और लास्ट में है लात नदी। इतनी नदियाँ महानदी के दक्षिण साइड से होके आके मिलती हैं इसमें। अभी ये जो नदियाँ हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या ये जो नदियाँ हैं इसमें डैम भी बने हुए हैं, डैम के बारे में देखेंगे, और इनके उद्गम स्थल के बारे में देखेंगे। यही दो चीज़ें तो एग्जाम में पूछेगा। दूध नदी में क्या है, मलाज कुंडम पहाड़ी और मलाज कुंडम जलप्रपात भी दूध नदी में स्थित है। फिर सोंढूर का उद्गम कहाँ से होता है, तो जो सोंढूर नदी है इसका उद्गम होता है कोरापुट की पहाड़ी, कोरापुट पहाड़ी उड़ीसा से इसका उद्गम होता है, और कोरापुट पहाड़ी से, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे चित्र बना दे रहा हूँ जिससे आप समझ लेना कि कोरापुट पहाड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है। सोंढूर नदी का उद्गम कोरापुट पहाड़ी उड़ीसा जिले से, उड़ीसा राज्य से होता है। उसके बाद ये जो दूसरा है वो क्या है, पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम कहाँ से होगा, तो भात्री नवागढ़ पहाड़ी। ये पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये गरियाबंद जिले में स्थित है।
गरियाबंद जिले में स्थित है भातरी नवागढ़ पहाड़ी। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी, सोंढूर और पैरी नदी, ये दोनों जाके किसमें मिल जाते हैं तो महानदी में मिल जाएंगी। और जहाँ पे ये मिलते हैं वो जगह कौन सा है, तो ये जगह है राजिम। और राजिम को ही हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, जो आपकी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। आया समझ? तो पैरी, सोंढूर और महानदी, ये महानदी हो गई। तीनों नदियां जहां पे मिलते हैं, कहाँ पे, राज्य में मिलते हैं। राज्य कौन से जिले में आता है तो गरियाबंद जिले में आता है। राज्य को क्या बोला जाता है तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोला जाता है। उसके बाद सूखा नदी। सूखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मत याद करिए, कोई जरूरत नहीं है। इस पे कौन सा डैम बना हुआ है, हाँ वो याद कर लीजिए, कौन सा डैम बना हुआ है, कोडार या फिर वीर नारायण सिंह डैम। कोडार या फिर जिसे हम बोलते हैं वीर नारायण सिंह डैम। कौन सी नदी पे है, सूखा नदी पे बना हुआ है। आया समझ? बस आपको इतना ही याद रखना है, सूखा नदी पे कोडार डैम या फिर वीर नारायण सिंह डैम बना हुआ है। उसके बाद जोक नदी। जोक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सोनबेरा का पठार। सोनबेरा के पठार से इसका उद्गम होता है। और ये लास्ट में जाके मिल जाती है किसमें, महानदी में मिल जाएगी। फिर लात नदी का उद्गम होता है रदन की पहाड़ी। लात से रौंदो, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, लात का रदन से, रदन की जो पहाड़ी है उससे उसका उद्गम होगा। रदन की पहाड़ी है कहाँ पे, महासमुंद जिले में है। ठीक है, तो लात नदी, इसका उद्गम कहाँ से, रदन की पहाड़ी, महासमुंद जिले से। जोग, सोनबेरा पहाड़ से इसका उद्गम हो गया। सूखा नदी, इसमें वीर नारायण सिंह या फिर कोडार परियोजना है। पैरी नदी, भातरी नवागढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद जिले से इसका उद्गम होता है। सोंढूर का उद्गम होता है कोरापुट की पहाड़ी, उड़ीसा राज्य से। उसके बाद दूध नदी का उद्गम होता है मलाजकुंडम की पहाड़ी, कांकेर जिले से। दक्षिण से सारी नदियां कंप्लीट। अब देखते हैं उत्तर से। उत्तर से जो पहली नदी मिलती है वो बहुत फेमस नदी है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ये हो गया। कहाँ पे, जहाँ पे जोक नदी मिल रही है वहीं पे ये नदी मिल गई। इसका नाम क्या है तो इसका नाम है शिवनाथ नदी। क्या नदी का नाम है तो शिवनाथ नदी इसका नाम है। शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है तो गोडरी पहाड़। गोडरी पहाड़ ये है कहाँ पे तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य से बताइए निकल के आती है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है, गोडरी पहाड़ महाराष्ट्र राज्य से होते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में आती है। इसका पुराना नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका पुराना नाम क्या है, सुनी नदी। सुनी नदी इसका पुराना नाम है। ठीक है, जो ये शिवनाथ नदी है ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की है लेकिन वो बहुत सारे राज्य में जाती है, उड़ीसा में भी जाती है, फिर जाके बंगाल खाड़ी में मिल जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ की नदी है लेकिन ये सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ के अंदर की बात हो जाएगी तो शिवनाथ नदी सबसे लंबी नदी होगी। इसकी लंबाई कुल कितनी है, 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हाँ, ये जो महानदी है उसकी लंबाई हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितनी थी, 286 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। और ये जो शिवनाथ नदी है हमने पढ़ा था कल्याण साय ने 18 गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो 18 गढ़ थे किसके, कौन सी नदी के, उत्तर में। तो जो उत्तर के 18 गढ़ थे वो रतनपुर राज्य में आते थे और जो दक्षिण के 18 गढ़ थे वो रायपुर राज्य में आते थे, है ना। तो 18 गढ़ को कौन नदी डिवाइड करती थी, तो शिवनाथ नदी 18 गढ़ को डिवाइड करती थी। उत्तर के रतनपुर राज्य में आ जाते थे और दक्षिण के रायपुर राज्य में आ जाते थे उस टाइम पे। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपको ये तो पता ही है। उसके बाद अब दूसरी नदी पे आइए। दूसरी नदी हसदेव नदी है। कौन सी नदी, हसदेव नदी। हसदेव नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हसदेव नदी, अभी हसदेव वाला कुछ मूवमेंट भी चल रहा है ना, हसदेव।
तो जो हसदेव नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी, मैंने आपको पहाड़ी में बताया है कि देवगढ़ की पहाड़ी है कहाँ पे। इमेजिन करिए, याद करिए, मैंने आपको कहाँ पे बताया था। कुछ याद करने की कोशिश करिए, याद नहीं आ रहा है तो भी कोशिश करिए कहाँ पे। तो जो देवगढ़ की पहाड़ी है कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है, वहीं से ये हसदेव नदी का उद्गम हो जाता है। देवगढ़ पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम हो जाता है, पहली चीज। दूसरी, जो हसदेव नदी है, ये हसदेव नदी पे एक डैम बना हुआ है, बहुत फेमस डैम है। कौन सा ये फेमस डैम है, इसका नाम क्या है, मिनी माता डैम या मिनी माता बांध। मिनी माता बांध बहुत फेमस डैम है ये। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट या सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कुल कितनी है, तो 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। सोचिए जो नदी है, इस नदी पे बांध बना हुआ है, मतलब इसके पानी को रोका गया है। और पानी को रोका गया है तो 87 मीटर, जैसे देखिए आप 100 मीटर की भी तैयारी करोगे, 100 मीटर की, 100 मीटर की तैयारी करते होंगे तो 100 मीटर कितना लंबा रहता है, तो सोचिए लगभग 100 मीटर के आसपास ही इसकी ऊंचाई है। कितना ऊंचा होगा मिनी माता बांध। और कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो हसदेव नदी पे मिनी माता बांध बना हुआ है। उसके बाद इसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसकी लंबाई कुल कितनी है, 176 किलोमीटर। 176 किलोमीटर। सभी नदियों की लंबाई मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी भी नदियों की लंबाई याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो जो मेन मेन है उनकी बता रहा हूँ, और क्वेश्चन जो बनेगा आपके एग्जाम में वो यहीं से बनेगा। उसके बाद और आगे आइए। दूसरा और क्या पूछता है कि जो हसदेव नदी है इसके किनारे में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। हसदेव नदी, इसका पानी जाता है एनटीपीसी कोरबा में, तो इसके बगल में क्या बसा हुआ है, तो कोरबा। जब भी हसदेव की बात आएगी तो कोरबा आपको याद रखना ही है। कोरबा और जांजगीर चांपा, ये जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो हसदेव नदी के किनारे बसे हुए हैं। कोरबा और जांजगीर चांपा जो शहर है वो हसदेव नदी के किनारे बसे हुए हैं। शिवनाथ नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो दुर्ग शहर शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। और बाकी चीज़ें, जैसे मैंने लात नदी के बारे में बताया, तो ये महासमुंद। तो कभी भी अगर लात नदी का नाम आएगा तो आपको याद रखना है कि महासमुंद जो है, महासमुंद लात नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगर मैं पैरी नदी बोलूँ तो आपको याद रखना चाहिए कि गरियाबंद से इसका उद्गम होता है, तो कहीं ना कहीं ये गरियाबंद इसके किनारे बसा होगा। ठीक है। ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा इसमें जो किनारे जो शहर है उसको आप अगर याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। उसके बाद है मांड नदी। कौन सी नदी, मांड नदी। ये जो मांड नदी है, मांड नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है। मांड नदी उत्तर से आके मिलती है। उसके बाद है केलो नदी। केलो नदी, और एक लास्ट में बचता है इब नदी। इब नदी, इब नदी को मैं उतना ही बनाऊंगा, बाकी आगे बना दूंगा तो गलत हो जाएगा, बस इतना ही। मांड नदी उत्तर से आके महानदी मिलती है। केलो नदी ये भी उत्तर से आके महानदी मिलती है। और इब नदी ये भी उत्तर में आके महानदी से मिलती है, लेकिन हमारे राज्य में नहीं मिलती, उड़ीसा में मिलती है ये। हसदेव भी उत्तर से आके मिलती है और शिवनाथ भी उत्तर से आके मिलती है। अभी जो मांड नदी है, मांड नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सरगुजा जिले से, सरगुजा के कौन सी जगह से, तो मैन पार्ट, छत्तीसगढ़ का शिमला, मैन पार्ट से। मैन पार्ट, पार्ट मतलब पर्वत, कहीं ना कहीं ये पार्ट की बात, पठार की बात हो रही है, तो मैन पार्ट से इसका उद्गम होता है। माँ से मैन पार्ट, माँ से मांड, है ना। और इसका पुराना नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका नाम क्या है, मदंगा या फिर मंदवाहिनी। मंदवाहिनी, ये भी इसके छोटे छोटे नाम है, आप याद रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है, मैन पार्ट सरगुजा जिले से इसका उद्गम होता है। आपको याद रखना है कि इसका मांड नदी का उद्गम, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये, मांड नदी का उद्गम मैन पार्ट सरगुजा जिले से होता है। इसकी लंबाई भी पूछ लेता है, तो इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। फिर केलो नदी आ गया। केलो नदी का उद्गम कहाँ से होगा, देखिए सरगुजा पढ़िए। अब सरगुजा के बगल में कौन सा जिला है, तो आप बोलोगे जसपुर। हाँ, जसपुर की थोड़ा सा और नीचे आइए तो कौन सा जिला है, रायगढ़। हाँ, वही रायगढ़ से केलो नदी का उद्गम होता है। तो रायगढ़ जिले के,
रायगढ़ जिले के लुढ़ेक पहाड़ी, कौन सा लुढ़ेक पहाड़ी, लुढ़ेक पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होगा। आपको क्या याद रखना है, जो केलो नदी है वो लुढ़ेक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, लुढ़ेक पहाड़ी से निकलती है। दूसरी चीज, इस पे कोई डैम भी बना है, हाँ इस पे एक फेमस डैम बना हुआ है, उसका नाम क्या है, दिलीप सिंह जुदेओ डैम, दिलीप सिंह जुदेओ डैम बना हुआ है। उसके बाद इब नदी, इब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से। कहाँ से, जसपुर हो गया, जसपुर के खुर्जा पहाड़ी, जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से इब नदी का उद्गम होता है। और यही इब नदी में सोना पाया जाता है। अगर आपको सोना चाहिए, जाइए इब नदी में और छलांगे मार के कूद जाइए और वहाँ से सोना निकालने की कोशिश करिए। अरे ऐसे नहीं मिलता सोना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कंकड़ रहते हैं नदियों में, कंकड़ से छानना पड़ता है उसे, फिर वहाँ पे बहुत छोटी सी मात्रा में मिलता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से सोना कहाँ मिलता है, तो इब नदी में मिलता है। और 2018 के पेपर में यही क्वेश्चन आ गया था। तो इब नदी का उद्गम जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये उड़ीसा राज्य में जब जाती है तब महानदी में मिलती है, हमारे राज्य में महानदी में नहीं मिलती है। इतनी चीजें, चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। पहले उत्तर की नदियां देखते हैं। शिवनाथ नदी सबसे लंबी नदी है छत्तीसगढ़ में बहने वाली। इसकी लंबाई कुल कितनी है, 290 किलोमीटर। इसके किनारे में क्या बसा हुआ है, दुर्ग शहर बसा हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, गोंडी पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य से इसका उद्गम होता है। इसका पुराना नाम सुनी नदी है। 18 गढ़ में यही नदी डिवाइड करती है। कौन सी, शिवनाथ नदी डिवाइड करती है। उसके बाद जो ये शिवनाथ नदी है, एक चीज मुझे और बताना था यहाँ पे, जो शिवनाथ नदी है उत्तर से आके और जोक दक्षिण से आके, और ये महानदी, ये तीन नदियां जहाँ पे मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, शिवरी नारायण। क्या, शिवरी नारायण। और मांड नदी, महानदी और लात नदी, ये जो तीन नदियां यहाँ पे मिल रही हैं, ये कौन सी जगह पे, तो चंद्रपुर में। चंद्रपुर एक जगह है, वहां पे ये तीन नदियां मिल रही। कौन कौन सी, मांड, लात और महानदी। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है और यहाँ पे मेला भी लगता है। जब मैं मेला चैप्टर बताया था तो आपको बताया था उस टाइम पे। तो चंद्रपुर में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो मांड नदी, महानदी और लात नदी, इन तीन नदियों का संगम चंद्रपुर में होता है। और ये राजिम के बारे में तो आपको बताया ही था, राजिम हो गया। राजिम में कौन कौन सी, सोंढूर, पैरी और महानदी का तीनों संगम आपको याद होने चाहिए। अब आइए हसदेव नदी पे। हसदेव नदी देवगढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिनी माता इसमें डैम बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा डैम है। 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। कोरबा और जांजगीर चांपा ये दो शहर हसदेव नदी के किनारे में स्थित है। फिर मांड नदी सरगुजा जिले के मैन पाट पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसका पुराना नाम मदंग या फिर मंदवाहिनी इसका पुराना नाम है। 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर केलो रायगढ़ की लुढ़ेक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। दिलीप सिंह जुदेओ परियोजना केलो नदी पे बने हुआ है। दिलीप सिंह जो जुदेओ परियोजना या फिर जो बांध है वो केलो नदी पे बनी हुई है। फिर इब नदी का उद्गम जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से, जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये उड़ीसा राज्य में महानदी से मिल जाते हैं। प्राकृतिक रूप से इसमें सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो इसमें सोना पाया जाता है। फिर दक्षिण की बात करते हैं। दूध नदी का उद्गम मलाजकुंडम की पहाड़ी कांकेर जिला से होता है। उसके बाद सोंढूर नदी का उद्गम कोरापुट पहाड़ी उड़ीसा राज्य से होता है। और पैरी नदी का उद्गम भातरीगा नवागढ़ पहाड़ी गरियाबंद जिले से इसका उद्गम होता है। सोंढूर, पैरी और महानदी जहाँ पे मिलते हैं उसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, जो कि राजिम जगह है एक, गरियाबंद जिले में। उसके बाद सूखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको याद रखना है कि सूखा नदी पे ही कोडार या वीर नारायण सिंह परियोजना स्थित है। उसके बाद जोक नदी का उद्गम होता है सोनबेरा का पठार, इसका उद्गम होता है सोनबेरा के पठार से जोक नदी का उद्गम होता है। और जोक नदी, शिवनाथ नदी और महानदी जहाँ पे मिलते हैं वो शिवरी नारायण एक जगह है। उसके बाद लात नदी का उद्गम रदन की पहाड़ी महासमुंद जिले से होता है। लात नदी, महानदी और मांड नदी, ये तीनों नदियां जहाँ पे मिलती हैं वो एक चंद्रपुर एक जगह है। देखिए इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, शिवनाथ नदी के बारे में। अरे शिवनाथ नदी के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अब क्यों पढ़ेंगे। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये देखिए छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, शिवनाथ नदी हो गई।
जो शिवनाथ नदी है इसमें बहुत सारी नदियों का पानी आता है। तो इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है। आखिर देखिए, सबसे लंबी नदी है ये शिवनाथ नदी, तो इसमें बहुत सारी नदियां आगे तो मिलेंगी ही मिलेंगी, है ना। तो कौन कौन सी नदियां आगे शिवनाथ नदी में मिल रही है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शिवनाथ नदी, इसका उद्गम के बारे में तो हमने देख ही लिया है। अब हम इसके बारे में क्या क्या और देखेंगे। इसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। शिवनाथ नदी सूनी नदी इसका पुराना नाम है, 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 18 गढ़ में डिवाइड करती है, महाराष्ट्र के गोडरी पहाड़ी से ये निकलती है। इतनी चीजें तो आपको पता है शिवनाथ नदी के बारे में। उसके बाद अब इसमें दक्षिण से कौन सी नदियां आके मिलती हैं और उत्तर से कौन कौन सी आके मिलती हैं। पहले दक्षिण की बात करते हैं। आप कैसे याद करेंगे, खता खाज करके याद कर लीजिएगा। क्या, खता खाज, खता खाज, ऐसे ही एकदम इजी सा क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि खता खाज। अभी खता खाज है क्या, ये तो ट्रिक है एक। ख से खरखरा, ता से तांदुला, खा से खारून और ज से जमुनिया, इसकी सहायक नदियां कंप्लीट। खता खाज, आप खता खाज को लिख लीजिएगा ट्रिक से, खता खाज, ठीक है। खा से खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। जमुनिया जो नदी है, ये जो चारों नदियां हैं ये दक्षिण से आके मिलती हैं शिवनाथ नदी में, दक्षिण से आके मिलती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो खरखरा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो डोंडी लोहारा, बालोद में एक जगह है डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा वाला कोई है क्या भाई, होगा तो घंटी बजा देना। डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा बालोद में एक जगह है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। पहली चीज है ना, बालोद, डोंडी लोहारा। ये जो खरखरा नदी है, खरखरा नदी में खरखरा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, खरखरा बांध बना हुआ है। और ये जो बांध बना हुआ है ये मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, खरखरा बांध मिट्टी से बना हुआ है। बस आपको खरखरा नदी के बारे में इतना ही याद रखना है। फिर आया दूसरा तांदुला नदी। तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, भानु प्रतापपुर कांकेर जिला, भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से इसका उद्गम हो गया, कांकेर जिला से इसका उद्गम हो गया। और तांदुला नदी में तांदुला परियोजना, तांदुला परियोजना तांदुला नदी में बना हुआ है और छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना है। छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना कौन सा, तांदुला परियोजना। कब बना है, तो तांदुला परियोजना 1913 में निर्मित हुआ है। परियोजना बांध, ठीक है, 1913 में पहली परियोजना तांदुला परियोजना। उसके बाद और आगे आइए खारून। हाँ, खारून नदी, यही खारून नदी जहाँ पे हटकेश्वर नाथ है, यही खारून नदी जहाँ पे लक्ष्मण झूले का निर्माण कराया गया है। और इस खारून नदी, ये जो खारून नदी है दुर्ग और रायपुर दोनों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। और यही खारून नदी के बगल में हमारा घर भी है, ठीक है। खारून नदी, खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पेड़े चुआ की पहाड़ी। कहाँ से, पेड़े चुआ की पहाड़ी, पेड़े चुआ की पहाड़ी बालोद जिले से, बालोद जिले से इसका उद्गम होता है। और ये जो खारून नदी है किसके किसके बीच में सीमा बनाता है, तो इधर हो जाता है रायपुर, यहाँ पे हो गया मान लीजिए दुर्ग, और इधर हो गया रायपुर। ऐसे दो जिलों के बीच में सीमा बनाता है खारून नदी। जमुनिया मत याद करिए, बस आपको जमुनिया के याद रखना है कि दक्षिण से आके मिलती है, खता खाज। चलिए अब आगे आते हैं हम। उत्तर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। पहली नदी सुरही नदी हो गई, सुरही नदी। इसके बारे में कुछ याद रखना है, मत याद रखिए, बस याद रखिए कि शिवनाथ में मिलती है ये। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसा आपको बताता हूँ कि हाँ ठीक है, ये तो हम इसके बारे में कुछ याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत कुछ याद कर रहे हैं कि सुरही जो नदी है ये किस में मिलती है, तो शिवनाथ नदी मिलती है। जमुनिया किसकी सहायक नदी, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, जमुनिया कौन सी नदी की सहायक नदी है। क्या बोल देगा, महानदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, ऐसे। तो किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। वैसे ही अब देखिए सुरही हो गया, सुरही के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है अमनेर। क्या नाम है, अमनेर। इसके उद्गम स्थल के बारे में मत याद रखिए, लेकिन
है क्या, ये जो अमनेर है, अमनेर में दो और छोटी छोटी सी नदियाँ आके मिल जाती हैं। एक है मुस्का, एक है पिपरिया। मुस्का और पिपरिया, ये दो नदियां आके मिल जाती हैं। अमनेर, मुस्का, पिपरिया, तीन नदियां यहाँ पे हो जाएंगी। और ये जो जगह है उस जगह का नाम है खैरागढ़। खैरागढ़ एक जगह है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, अमनेर, मुस्का, पिपरिया नदियों का संगम में कौन सा जगह स्थित है, तो खैरागढ़ जगह स्थित है। फिर और आगे आइए, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, अगर आपको लोकेशन पता होगा जिलों को तो मजा आएगा। लोकेशन चलिए बताता हूं, ये हो गया कवर्धा। कवर्धा के ऊपर कौन सा जिला है बताइए। अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो भी अच्छी बात है। कवर्धा के ऊपर में आप देखेंगे तो मुंगेली जिला है, जो बाउंड्री पे है, बाउंड्री की बात हो रही है, मुंगेली जिला हो गया। अब मुंगेली के ऊपर में कौन सा जिला है जल्दी बताइए। तो हो जाएगा कौन सा जिला, गोरेला पिंडरा मरवाही, जीपीएम जिला। ठीक है। उसके बाद में जीपीएम के बगल में एक लैंडलॉक जिला है जो कि सबसे बड़ा जिला है। बताइए कौन सा जिला है जो कि सबसे बड़ा जिला है और लैंडलॉक जिला कौन सा, जीपीएम गोरेला पिंडरा मरवाही के बगल में है। और कौन सा जिला है ये, तो कोरबा जिला है। ये कोरबा जिला, 4 जिले हो गए। कवर्धा से एक नदी निकल गई, इसका नाम क्या रख दिए हम, हाफ नदी। हाफ नदी कवर्धा से निकली, कहां से, तो कवर्धा के कंदावनी पहाड़ी से। कंदावनी पहाड़ी से हाफ नदी निकल गई और किस में मिल गई, तो जाके शिवनाथ नदी में मिल गई। कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, 44 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बस आपको हाफ नदी के बारे में इतना याद रखना है। मुंगेली से एक नदी निकल गई, क्या नाम है उसका, तो मनियारी नदी। मनियारी नदी मुंगेली से निकली। अब कौन से पर्वत से निकली, तो पिंडरा लोरमी का पठार। पिंडरा लोरमी के पठार से ये मनियारी नदी निकलती है। और एक बार जब मैं मेंस दे रहा था, उसी मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मनियारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहाँ से, पिंडरा लोरमी का पठार, मुंगेली जिले से मनियारी नदी का उद्गम होता है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, और इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सारी नदियों का लंबाई मैं नहीं बता रहा हूँ, बस जो इंपॉर्टेंट है उसकी बता रहा हूँ। और इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ हैं कुछ कुछ, उसके बारे में देख लीजिए। कौन कौन सी सहायक नदी, एक हो गई छोटी नर्मदा। छोटी नर्मदा, आगर, टेसुआ और घोंघा। घोंघा, ये 4 नदियां जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं, तो मनियारी की सहायक नदियां। कभी कभी एकदम ऐसा भी डीप में अगर जाएगा तो ऐसी पूछेगा। देखिए छोटी नर्मदा किसकी सहायक नदी, तो मनियारी की सहायक नदी। आगर किसकी सहायक नदी, तो मनियारी की सहायक नदी। टेसुआ किसकी सहायक नदी, तो मनियारी की सहायक नदी। और घोंघा कौन सी नदी की सहायक नदी, तो मनियारी की सहायक नदी। अब इसकी लंबाई मनियारी की 134 किलोमीटर, पिंडरा लोरमी के पठार मुंगेली जिले से इसका उद्गम होता है। बस आपको इतना याद रखना है। और ये जो मनियारी नदी है, ये मुंगेली और बिलासपुर के बीच में सीमा बनाती है। जैसे यहाँ पे दुर्ग और रायपुर के बीच में सीमा कौन बनाया, खारून नदी, वैसे मुंगेली और बिलासपुर के बीच में सीमा कौन बना दिया, मनियारी नदी। फिर गोरेला पिंडरा मरवाही से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है जिसका नाम है अरपा। अगर आप बिलासपुर में होंगे तो आपको अरपा नदी के बारे में जरूर पता होगा। तो अरपा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोरेला पिंडरा मरवाही से। और कौन सी पहाड़ी से, तो खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी गोरेला पिंडरा मरवाही जिले से इसका उद्गम होता है। ठीक है। अरपा नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई। उसके बाद कोरबा से कौन सी नदी निकल गई, अरे कोरबा से एक नदी निकल गई जिसका नाम हम रख दिए लीलागर नदी कोरबा जिले से निकलती है। लीलागर नदी के बारे में आपको केवल एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ पे इसकी जो लीलागर नदी है इसके तट पे एक जगह है। और वो कैसा जगह है, तो पर्यटन स्थल है जहाँ पे पर्यटक लोग जाते हैं। उसका नाम क्या है, मल्हार।
और ये मल्हार को बसाया किसने था? तो किसने? प्रसन्न मात्र ने बसाया था। किसने? प्रसन्न मात्र ने। प्रसन्न मात्र है कौन? एक राजा था। कौन से वंश का था? तो सरभपुरी वंश का राजा था। सरभपुरी वंश का राजा था एक प्रसन्न मात्र। उसने मल्हार जगह को बसाया था जो कि लीलागर नदी के किनारे में स्थित है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो नदी वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें छोटा सा जो सेक्शन बचा हुआ है कौन सा? गोदावरी का कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तो नर्मदा और ब्राह्मणी, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन करना है। जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। शिवनाथ नदी वाले को, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी में दक्षिण से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं? खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। खरखरा नदी का उद्गम डौंडी लोहारा बालोद से होता है। खरखरा नदी में खरखरा जलाशय बना हुआ है जो कि मिट्टी से बना हुआ है। फिर तांदुला नदी का उद्गम होता है भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से। और इसमें जो परियोजना है तांदुला परियोजना, वो छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना है। 1913 में इसका निर्माण होता है। फिर खारून नदी का उद्गम होता है पेड़ी जुआ की पहाड़ी बालोद जिले से और दुर्ग और रायपुर के बीच में ये सीमा बनाता है। उसके बाद जमुनिया छत्तीसगढ़ जो शिवनाथ नदी है उसमें दक्षिण से आके मिलती है। उसके बाद सुरही नदी उत्तर से आके मिलती है। उसके बाद अमनेर, मुस्का, पिपरिया, ये तीनों नदियों का संगम होता है खैरागढ़ में। और ये जो नदियां हैं आके मिल जाती हैं शिवनाथ नदी में। उसके बाद कवर्धा, मुंगेली, गोरेला पिंडरा मरवाही और कोरबा, चारों जगह आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद कवर्धा से एक नदी निकल गई, हाफ नदी। हाफ नदी कहाँ से निकल गई? कवर्धा के कांदावनी पहाड़ी से निकलती है और 44 किलोमीटर, मात्र 44 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद मुंगेली से कौन सी नदी? मनियारी नदी निकली। कहाँ से? तो पेंड्रालोरमी के पठार से निकल गई। 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं छोटी नर्मदा, आगर, टेसुआ और घोंघा इसकी सहायक नदी है। और जो मनियारी नदी है वो मुंगेली और बिलासपुर के बीच में सीमा बनाता है। उसके बाद अरपा नदी गोरेला पिंडरा मरवाही से इसका उद्गम होता है। गोरेला पिंडरा मरवाही जिले से इसका उद्गम होता है। और कौन सी पहाड़ी से? तो खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। 100 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है। उसके बाद कोरबा जिले से लीलागर नदी निकलती है। लीलागर नदी के बगल में बसा हुआ है मल्हार, जिसे बसाया किसने था? प्रसन्न मात्र सरभपुरी वंश के शासक ने बसाया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देखिए दोस्तों, रेगुलर क्लास नहीं आ पा रही, उसका रीजन ये है कि मैं दिन में क्लास नहीं बना पा रहा हूँ। दिन में क्लास इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि बगल में काम चल रहा है, और बगल में काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हल्ला होता है। मैं ये सही बताऊँ तो ये जो मेरी क्लास है ये मेरी दूसरी क्लास है। मैं इस क्लास को बना चुका हूँ, फिर देखा कि वॉइस कम आ रही है, ऊपर से हल्ला भी हो रहा था बगल का। फिर मुझे 2-3 घंटे की जो मेहनत थी फिर से करना पड़ा और फिर से आपको क्लास बनाना पड़ा। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि मैं MCQs का बनाऊँ या तो फिर इधर आपकी क्लास लूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग टेंशन फ्री रहिए। आपका जितना भी सिलेबस है, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कैसे करूँगा, चीज़ों को कैसे करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आपकी जिम्मेदारी जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो करते जाइए, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक ही है कि आपको कैसे भी करके मुझे आपको पुलिस वाला बनाना है बस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।